है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। हो स्वतंत्र भारत उपवन में लोकतंत्र बासंती आया, बनने लगी नीति शासन की, जन जन में उल्लास समाया। जन जन के भावों में उपजी आशाओं की अमर कहानी। ऑल इंडिया रेडियो को फिर नाम दिया आकाशवाणी। आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। 1947 में देश के विभाजन से पूर्व भारत में रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या 9 थी। विभाजन के समय ढाका, लाहौर और पेशावर स्टेशन पाकिस्तान में चले गए। जो 6 रेडियो स्टेशन भारत में रह गए उनके नाम थे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश नवनिर्माण और भविष्य की योजनाओं को बनाने में लग गया। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ करते समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ब्रॉडकास्टिंग का हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा भारी है और उसके लिए जो योजना हमने बनाई है वो कुछ समय लेगी। उसके लिए इंतजाम करने में हमें बाहर मुल्क से जो सामान सरंजाम मंगवाना है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सब प्रांतों की ख्वाहिश ये थी कि ये काम जल्दी किया जाए तो उनको बहुत सुविधा होगी। इसलिए एक हमने काम चलाऊ योजना बनाई है और ये योजना के अंदर हमने जो प्रोग्राम रखा था उसमें नागपुर में स्टेशन खोलने का इंतजाम किया। सरदार पटेल ने कहा था कि आज रेडियो लोगों की जीवन की आवश्यकता हो गया है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। रेडियो आजकल की जिंदगी में कौम के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है। उससे बहुत फायदा पहुंचता है लोगों को और भारत की एकता में भी उसका काफी हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम मध्य प्रांत के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आग्रहपूर्वक विनंती करते हैं कि हर जगह पर जहां तक हो सके रेडियो लगाया जाए और देहात के लोगों को फायदा पहुंचे। इसलिए आम जनता में रेडियो सुनने की अनुकूलता की जाए। यूं तो आज रेडियो शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन आरंभिक दिनों में इसका उद्देश्य देशवासियों, खासकर युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। 10 जनवरी 1959 को लखनऊ के रंग भवन में आयोजित समाज शिक्षा समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे शिक्षा के प्रसार का सशक्त माध्यम बताया था। साक्षरता का बड़ा महत्व है और उसे बढ़ाना चाहिए, मगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि साक्षरता के अलावे बिना निरक्षर लोगों को भी हमें आज शिक्षित करना है। शिक्षित शब्द एक तरह से संकुचित भाव में आज इस्तेमाल होता है और उसका अर्थ हम ये मान लेते हैं कि जो आदमी लिख लेता है, पुस्तकों को पढ़ लेता है, वही शिक्षित है। मेरा ख्याल ये है कि बिना लिखे हुए, बिना लिखना जानते हुए
और बिना पढ़ना जानते हुए भी मनुष्य को बहुत प्रकार की शिक्षा मिल सकती है, जो उसके जीवन के लिए, जो समाज के लिए, जो संसार के लिए लाभकारी होगी। आज तो ये शिक्षण का काम बहुत प्रकार से कुछ आसान भी हो गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से गांव-गांव में सब लोग बैठ करके शास्त्रों की कथा, ग्रंथों का पाठ दूसरों से सुना करते थे और केवल कान के द्वारा, बिना अक्षर पढ़े हुए, बिना पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किए हुए वो बहुत सी बातें जान लेते थे और सीख लेते थे। और इतना ही नहीं, दर्शन के गूढ़ से गूढ़ तत्व भी ऐसी भाषा में लोगों को बताए जा सकते थे कि जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलती और आसानी से समझाई नहीं जा सकती। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी जो जनसाधारण में शिक्षण का काम प्रचारित करना चाहे, उसको इस साधन को छोड़ना नहीं चाहिए और उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इच्छा थी कि रेडियो के माध्यम से लोगों तक केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान भी पहुंचे, और वो भी सहज और सरल ढंग से। आपने रेडियो का जिक्र किया। रेडियो तो घर घर में पहुंच सकता है। मैं चाहूंगा कि इन साधनों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाकर शिक्षा देने के ख्याल से कार्यक्रम इनका बनाया जाए और इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए कि जिसमें वो लोग भी जो साक्षर नहीं है, जो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, जो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ सकते, उनको भी सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सके और हर तरह की बातें वो जान सके। मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है और शायद जितना समय साक्षरता प्रचार के बाद ज्ञान पहुंचाने में लगेगा, उससे बहुत कम समय में इस प्रकार से हम साधारण लोगों के पास, दूर से दूर के गांवों में, पहाड़ों में और जंगलों में बसने वाले लोगों तक हम ज्ञान पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि उनके पास हम कथा कहानी पहुंचाया करें, उनके पास जैसे बच्चों को कहानियां कह करके बुलाते हैं, उस तरह से कहानियां कह करके उनको हम खुश रखने का प्रयत्न करें। उनको कठिन से कठिन विषय में अगर हम ठीक तरह से समझाएंगे तो उनको हम समझा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज के आधुनिक विज्ञान के युग में विज्ञान की बातें भी आसानी के साथ लोगों को मामूली तौर से बताई जा सकती हैं, जिनसे उनको साधारण ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो विज्ञान के तत्वों को समझ सके। स्वाधीन भारत में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम बना रेडियो। प्रसारण की महत्ता समझने वाले आकाशवाणी में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके धीरंजन मालवीय मानते हैं कि आकाशवाणी केवल सूचना और मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी है। वे इसे जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। लोकतंत्र यानी ऐसा शासन जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। ऐसी व्यवस्था की सफलता के लिए जनता में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। ऐसे में आज़ादी के बाद देश के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती उभर कर आई कि जो जनता सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी रहती आई है,
उसे लोकतंत्र के मूल्यों, भावनाओं और प्रक्रिया में कैसे प्रशिक्षित किया जाए। स्वतंत्र भारत में रेडियो ने इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश में केवल 12% लोग साक्षर थे। साथ ही भारत की लगभग 80% आबादी गांव में रहती थी। फलतः प्रिंट मीडिया की पहुंच अत्यंत सीमित थी और रेडियो से अधिक कारगर कुछ नहीं हो सकता था। 1950 में भारत ने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित होने लगीं और ऑल इंडिया रेडियो साक्षी बना समृद्ध होते लोकतंत्र का, साक्षी बना गणतंत्र की स्थापना का। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन इरविन स्टेडियम में किया गया, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इतिहास की इस अविस्मरणीय घटना को जन जन तक पहुंचाया आकाशवाणी ने। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राजपथ पर किया जाता रहा है, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है। और तालियों की गड़गड़ाहट मिल रही है इस टैंक को और यूनिट को थल सेनाध्यक्ष के 3 प्रशंसा पत्र, GOC-INC के 2 प्रशंसा पत्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। पीले रंग का ये टैंक देखने में बहुत ही सजीला लेकिन मारक क्षमता में बहुत ही घातक, और ये सलामी दी नाल झुका करके सैल्यूट करते हुए उस पर जो एक सैनिक है, और ये टैंक दस्ता बढ़ता हुआ धीरे धीरे इंडिया गेट की तरफ सलामी मंच के ठीक सामने, और पहले एक टैंक उसके पीछे 2 टैंक और उसके पहली लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। नवगठित सरकार में डॉक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। वे 10 वर्षों तक इस पद पर रहे। भारतीय संस्कृति के पक्षधर डॉक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर को शास्त्रीय संगीत, गीत भजन और लोकगीत बहुत प्रिय थे। उनका मानना था कि फिल्म संगीत समाज को संस्कारित नहीं करता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म संगीत का रेडियो से प्रसारण कम करा दिया और शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित किया। बाजत पैंजनिया धूम के चलत राम। रेडियो से फिल्मी गीतों के प्रसारण बंद होने के फैसले का व्यवसायिक लाभ लेते हुए रेडियो सिलोन ने हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गानों पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया। भारत के रेडियो श्रोताओं पर इसका असर ये हुआ कि वे समाचारों के लिए BBC और मनोरंजन के लिए रेडियो सिलोन सुनने लगे। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक थे जगदीश चंद्र माथुर। उन्होंने श्रोताओं की नब्ज को समझा और आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों का स्वरूप बदल डाला। उनके समय में आकाशवाणी से अखिल भारतीय स्तर के कई नए कार्यक्रम आरंभ किए गए। 1950 में आकाशवाणी में वाद्य वृंद स्थापित किया गया। आइए सुनते हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को। कि वाद्य वृंद, आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्य वृंद, वो इतनी बड़ा एक वो प्रतिष्ठित एक हमारा एक वो आयोजन वो था
कि जब भी कहीं देश में किसी बाहरी देश का राष्ट्राध्यक्ष आते थे, चाहे कनेडी जी आए हों, चाहे क्रुश्चेव आए हों, तो आकाशवाणी का वाद्य वृंद जाता था वहां पर, राष्ट्रपति भवन जहां भी है, तो वहां पर वो अपनी प्रस्तुतियां करने के लिए। और जब भी कोई राष्ट्रीय किसी तरह का राष्ट्रीय आयोजन हो तो हमारा वाद्य वृंद वहां जाता था। जब मैं था तो ये प्रयास हमने किया कि जो भी कलाकार थे उनको लिया और बाहर से कलाकार लिए और वाद्य वृंद को पुनर्जीवित हुआ। बल्कि एक बार तो वहां जाके एक राष्ट्रीय आयोजन में भी बजाया हमारे वाद्य वृंद में जाकर के, फिर जाकर जो हमारा ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो वहां प्रस्तुति दी। हैबिटेट सेंटर में 2 बार प्रस्तुति दी। पूरा सभागार जिस तरह भरा हुआ था और 45 लोग जो है करीब 50 लोग सांस लेके तरह तरह के बैठे हैं। वो दृश्य अपने आप में बड़ा अनुपम होता है जब वो भारत को तरह तरह की उसमें नए नए वो प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एक भारत वाली प्रस्तुति थी कि कैसे वाद्य वृंद के माध्यम से कश्मीर से लेके फिर पंजाब से लेके चलते चलते और पूरे कन्याकुमारी दक्षिण भारत तक जाना, और संगीत के माध्यम से वो पूरी यात्रा, या फिल्म संगीत क्योंकि 100 साल हुए थे सिनेमा के, तो उस पर एक विशेष जो प्रस्तुति थी, लोग दीवाने हो जाते थे, इतनी शानदार वो प्रस्तुति होती थी। और देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में हमारा वाद्य वृंद गया, तो बहुत जगह पर प्रस्तुतियां दी और बहुत सारी प्रशंसा लूट करके वो लोग लाए। उनका समर्पण और उनकी प्रस्तुतियां वो उसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी एक काम, मतलब आकाशवाणी दिल्ली की एक बहुत बड़ा योगदान इस तरह का था कि उस वाद्य वृंद को एक रिवाइव करना। और यही वो कार्यक्रम था एक बार जब इस वाद्य वृंद की प्रस्तुति में, शायद ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ होगा, जब भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू दोनों ने वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे, सिर्फ आकाशवाणी के वाद्य वृंद को सुनने के लिए। और वो आप सोचिए कि फिल्म संगीत के जो पुरोधा अनिल विश्वास, वो अपना सिनेमा का वो सारा ग्लैमर छोड़ करके और इस राष्ट्रीय उसमें शामिल हुए। इसमें पंडित रविशंकर भी जुड़े थे, इसमें देश के बड़े मूर्धन्य जो है वो संगीत के कलाकार, उन्होंने मतलब कंपोजर के नाते या प्रस्तुति में किसी दूसरे रूप में वो शामिल रहे। जुलाई 1952 में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जुलाई 1953 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स, अक्टूबर 1954 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और अगस्त 1955 में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान माला शुरू की गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण शुरू किया गया। साथ ही 15 अगस्त 1956 से नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम, 16 अगस्त 1956 से रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम और 1961 से संसद समीक्षा की शुरुआत की गई। हिंदी वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं दिनों में की गई थी। कार्यक्रमों में इन बदलावों का असर ये हुआ कि देश के करोड़ों श्रोता आकाशवाणी के दीवाने हो गए। केवल श्रोता ही नहीं बल्कि देश के कई विद्वानों, साहित्यकारों, चिंतकों और विचारकों पर भी इन कार्यक्रमों का असर हुआ और वे भी आकाशवाणी से जुड़ने लगे। सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर, उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गोपाल दास, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, अली सरदार जाफरी, आद्य रंगाचार्य शास्त्री, सादत हसन मंटो, इला चंद्र जोशी, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुशवंत सिंह, प्रभाकर माचवे जैसे कवियों, शायरों, गीतकारों, नाट्यकर्मियों ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में स्थान बनाया। भारतीय श्रोताओं की रेडियो सिलोन के फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रमों में रुचि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी अपना स्वयं का एक मनोरंजन चैनल शुरू करने का फैसला किया। इसकी परिकल्पना की पंडित नरेंद्र शर्मा ने। परिणाम ये हुआ कि रेडियो के श्रोताओं ने 3 अक्टूबर 1957 को एक ऐसा अनाउंसमेंट सुना जिसको सुनकर सभी के दिल झूम उठे। वो घोषणा थी,
ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। पंचरंगी यानी 5 रंगों वाले कार्यक्रम। विविध भारती के 5 रंग थे: गीत, संगीत, नाटक, समाचार और साहित्य। विविध भारती के पंचरंगी कार्यक्रम शुरू हुए तो फिर वे छा गए श्रोताओं के दिलों पर। इनमें से कुछ कार्यक्रमों की संगीतमय पहचान आज भी श्रोताओं के दिलों में ताजा है। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। संगीत सरिता। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती के प्रसारण का शुभारंभ पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे और सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए इस गीत से हुआ। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, खोल कर सहस नयन, देख सघन गगन मगन, देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। दिशि दिशि मृदंग, प्रतिपल नवराग रंग, गूंजे दिशि दिशि मृदंग। आ गूंजे दिशि दिशि मृदंग, प्रतिपल नवराग रंग। रिमझिम के सरगम पर, रिमझिम के सरगम पर, छिड़े तान पूरा। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। यही वो दिन था जब ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी उद्घोषित किया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से कार्य करते हुए आकाशवाणी से ऊंच नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषाई संस्कृति का भेद किए बिना सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रसारण होता रहा। यही कारण है कि आज देश के हर वर्ग का श्रोता आकाशवाणी को अपना मानता है और इससे जुड़ना चाहता है। आकाशवाणी के विकास और विस्तार की कुछ और रोचक कहानियों और जानकारियों को लेकर हम अगली कड़ी में फिर उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी, नित दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभ मंगलवाणी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी, नित दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभ मंगलवाणी। आकाशवाणी, 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 आकाशवाणी।
ध्वनि गुंजन वंदे मातरम राष्ट्र अर्चनम वंदन चिंतन शुभ सद्विचार जग समाचार सर्वदा प्रमाणी आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। शास्त्रीय लोक संगीत सुगम स्वर ताल छंद लय विज्ञान ज्ञान संस्कृति विज्ञान साहित्य समन्वय शिशु बाल वृद्ध नारी विशेष मुखरित युववाणी आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। स्वास्थ्य सुरक्षा नित नव सर्जन चलचित्र जगत रूपक नाटक बहुविध मनोरंजन स्वर्णिम अतीत पावन पुनीत स्वर्णिम वयवाणी आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी नित दिगंत गुंजित अनंत शुभ मंगलवाणी आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण की प्रतिध्वनियां, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थसारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।